नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। असदुद्दीन ओवैसी टीवी पर आपने खूब देखा होगा, संसद की बहसों और सभाओं में इन्हें आपने खूब सुना होगा। आज हम आपको दिखा रहे हैं ओवैसी की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर। कोई सेंसर नहीं, कोई कट नहीं। ओवैसी की जिंदगी का एक एक पन्ना आपके सामने खुलेगा। एक क्रिकेटर कैसे बैरिस्टर बना और फिर पॉलिटिक्स में कैसे आया, और आज के सियासी माहौल में ओवैसी का मंसूबा क्या है। हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। मोदी जी, मैं तो मुसलमान हूं ना, मैंने तो जिना के पैगाम को ठुकराया, मैं भारत को अपना देश माना। आप हमारी फिक्र करो, उनकी क्यों फिक्र कर रहे हो माइनॉरिटीज की आप? एक साल में हर रोज 9 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है, अमित शाह को फिक्र नहीं है। पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे रोडों पर आए, इनको इसकी फिक्र नहीं है। ये सबसे गंदा कानून है, टाटा पोटा तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये कानून का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की हुकूमत करना चाहती है। मकसद क्या है कि भारत के गरीबों को तकलीफ पहुंचाना। असदुद्दीन ओवैसी का मिशन तेलंगाना पिछले 15 दिनों के धुआंधार प्रचार के साथ थम गया। यहां चुनाव स्थानीय निकायों का है, मगर ओवैसी की गूंज पूरे तेलंगाना के चप्पे चप्पे में सुनाई दी। आप हमारी फिक्र करो, उनकी क्यों फिक्र कर रहे हो? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार? एनपीआर एनआरसी एक है, याद रखो। अगर एनपीआर का काम जो सरकार शुरू करना चाहती है अप्रैल 2020 से, एनपीआर जब बन जाएगा तो एनआरसी कुछ नहीं है, थोड़ी देर में एनआरसी बन जाएगी। मौजूदा सियासी मंजर में ये असदुद्दीन ओवैसी की ताकत है। अरे जालिमों, तुम्हारे हाथ में डंडा है, तुम मेरे को मार के बोले पाकिस्तान को चले जाओ। सभाओं में हजारों की भीड़ उनके सामने बेबाक भाषण और समर्थकों के जबान पर नकीब मिल्लत समुदाय के रहनुमा का खिताब। उनके खिलाफ है क्या? आप एनपीआर के खिलाफ है? इस खिताब के साथ 50 साल के असदुद्दीन ओवैसी पूरे फॉर्म में दिखते हैं। सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों के साथ तो जैसे उनके हाथ बड़ा सियासी औजार लग चुका है। इनके विरोध में ओवैसी की दलीलें भीड़ जुटाती हैं, उन्हें बोलते हुए बेहद गौर से सुनती हैं। तो इनको तकलीफ इस बात की है कि हम कैसा डंडा उठा लिए और वो झंडा भी उठा लिए। ये हाल करना चाहते कि मुल्क में रखो इन लोगों को, और ऐसा रखो कि इनसे सिटीजनशिप छीन लो इनकी, और हमको मिलकर इस सीडब्ल्यूए एनपीआर एनआरसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। वो चाहे तेलंगाना के स्थानीय निकाय के चुनाव हों या 10 जनवरी की तिरंगा रैली, समर्थकों की भारी भीड़ के बीच ओवैसी के भाषणों की गूंज इसी तरह सुनाई देती रही। तेलंगाना के स्थानीय निकायों के चुनाव तो खत्म हो गए, अब ओवैसी की तैयारी है तिरंगा यात्रा के साथ व्यापक प्रदर्शन की। 25 जनवरी की रात जब पूरे देश में गणतंत्र दिवस के पारंपरिक जश्न की तैयारियां होंगी, हैदराबाद की चार मीनार पर असदुद्दीन ओवैसी का जश्न कुछ अलहदा होने वाला है। हजारों समर्थकों के साथ ओवैसी रात के करीब 12 बजे चार मीनार पर तिरंगा लहराएंगे। तिरंगे को लेकर ओवैसी अपनी कई सभाओं में ये बता चुके हैं, ये तिरंगा जिस सेकुलर देश का प्रतीक है, हम उसी एकजुट देश के पैरोकार। क्या आप हिंदुस्तान को सेकुलर रखना चाहते हैं? क्या आप भारत को सेकुलर रखना चाहते हैं? क्या आप भारत के अंबेडकर के संविधान को बचाकर रखना चाहेंगे? हैदराबाद वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। वो यहाँ के न सिर्फ सांसद हैं, बल्कि इस लोकसभा सीट से आने वाली 7 विधानसभा सीटों से उनकी पार्टी AIMIM के विधायक हैं। यूं कहें कि हैदराबाद के जर्रे जर्रे पर ओवैसी की तूती बोलती है, लेकिन आज की ओवैसी का कद
सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं है। हम बोल लेंगे और बगैर खौफ के बोलेंगे, इखलास के साथ बोलेंगे। 540 का ऐवान है और सबको इंतजार होता है कि हैदराबाद का ये शख्स क्या कहेगा। संसद की बहसों में उनकी आवाज पुख्ता तर्कों और जोरदार दलीलों के साथ गूंजती सुनाई देती है। उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा। हम मुसलमानों का गुनाह क्या है कि मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए। एक कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं जो मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। 16 साल से लगातार सांसद रहते हुए ओवैसी ने अपनी पैठ पूरे देश की सियासत में पुख्ता बनाई है। मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, वो बिहार के किशनगंज में भी बोलते हैं तो सुनने के लिए भीड़ वैसे ही उमड़ती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार हार के बावजूद चुनावी समीकरणों में सुर्खियां बटोरते हैं। यही हाल महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के चुनावों तक दिखता है। ओवैसी के नाम पर मिलने वाला वोट सत्ताधारियों को भी सोचने को मजबूर कर रहा है। हम हिंदुस्तान में रहेंगे, शेरों की तरह से रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग हमको बोलते डंडे लेके मारे ना, आप बच्ची पुकार रही हमारी कि मारने वाले बोल रहे पाकिस्तान को चले जाओ। अरे जालिमो, तुम्हारे हाथ में डंडा है, तुम मेरे को मार के बोल रहे पाकिस्तान को चले जाओ। ये पूरा उलटफेर सिर्फ एक शख्सियत की वजह से होता है, असदुद्दीन ओवैसी। ये दिलचस्प है क्योंकि आज जो ओवैसी अपने जोरदार भाषणों के लिए मशहूर है, वो कभी सार्वजनिक मंचों से बोलने में हिचकते थे। 1994 में पहली बार विधायक बने 25 साल के असदुद्दीन ओवैसी को देखिए। Sir, in 1989, sir, he rode Congress back to power in the state. विधानसभा में किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पर्चा पढ़ते हुए बोल रहे हैं। From the World Bank, ऐसा नहीं है कि उन्हें पढ़ने और बोलने में दिक्कत हो रही है, which was very much successful in the coastal district. बल्कि तब तक लंदन के लिंकन्स इन जैसे मशहूर कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री ले चुके थे। हैदराबाद के मशहूर राजनीतिक परिवार के वारिस तो थे ही, अपने कॉलेज के दिनों में चर्चित क्रिकेटर भी रह चुके थे। लेकिन विधानसभा में सवाल पूछना तो दूर, उन्हें लिखा हुआ भाषण पढ़ने में भी जैसे दिक्कत हो रही थी। वही ओवैसी आज देश के सबसे प्रखर वक्ता कैसे बन गए? क्रिकेट और वकालत में अपना संभावित करियर छोड़कर आखिर राजनीति में कैसे आ गए? यह किस्सा बेहद दिलचस्प है। ओवैसी के बारे में आप जानते हैं, हैदराबाद में इस परिवार का सियासी रसूख दशकों पुराना है। इस तरह आप कह सकते हैं मौजूदा सियासत असदुद्दीन ओवैसी को विरासत में मिली। तो क्या ओवैसी शुरू से ही इस विरासत को संभालने के लिए तैयार थे, या उन्हें पढ़ा लिखा कर तैयार ही पारिवारिक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था? यह समझना दिलचस्प होगा क्योंकि 1980 के दशक में जब उनके पिता हैदराबाद की कमान संभाल रहे थे, तब नौजवान ओवैसी क्रिकेट की दुनिया में बतौर तेज गेंदबाज मशहूर हो रहे थे। पाकिस्तान को हम जब ले गए तो अब जाएंगे। हम हिंदुस्तान में रहेंगे, शेरों की तरह से रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम दीवानों को अल्लाह क्या दिया? मुझे किसी कांग्रेस के लीडर ने बोला कि ओवैसी तेरे पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? बुलाइए। कांग्रेस वालों, तुम अपने आप को 100 साल की पार्टी बोलते, तुमको पॉलिटिक्स क्या है तुमको नहीं मालूम। मैंने काम किया जरूर, हो सकता है कि मेरी जिंदगी में कामयाबी ना मिले। आज भी विरोधियों के लिए किसी बाउंसर से कम नहीं होते असदुद्दीन ओवैसी के बयान। संसद से लेकर आम सभाओं के मंच तक ओवैसी उसी तेवर में खड़े होते हैं जैसे तेज गेंदबाज के तौर पर कभी क्रिकेट की पिच पर धाक जमाया करते थे। अब तक ओवैसी को उनकी सियासी पारी से पहचानने वाले लोग ये बात कम जानते हो। अपनी जवानी के दिनों में ओवैसी का शौक बस एक था, क्रिकेट और गेंद के साथ जोर आजमाइश।
तब हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के निजाम कॉलेज में पढ़ते थे असदुद्दीन ओवैसी। कद काठी से लंबे तगड़े और दोस्तों के बीच एक दिन टीम इंडिया के लिए खेलने की उम्मीद रखने वाले खिलाड़ी के रूप में मशहूर। अपने कॉलेज के दिनों में असदुद्दीन ओवैसी की तेज गेंदबाजी बेंगलोर यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलने वाले वेंकटेश प्रसाद की टक्कर की मानी जाती थी। वही वेंकटेश प्रसाद जो आगे चलकर टीम इंडिया के लिए धुरंधर तेज गेंदबाज साबित हुए। Dismissals in this match, but this is just about it. Moved across, exposed the leg stump. एक मैच में दोनों का मुकाबला हुआ था। वो मुकाबला था विज्जी ट्रॉफी के, जिसमें अपनी तेज गेंदबाजी की बदौलत ओवैसी साउथ जोन इंटर यूनिवर्सिटी की अंडर 25 टीम के लिए चुने गए। ओवैसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की टीम में थे तो वेंकटेश प्रसाद बेंगलोर यूनिवर्सिटी की टीम में। उस मैच में ओवैसी ने 6 विकेट लेकर सनसनी मचा दी। तब ओवैसी के सपनों में सियासत की आहट कहीं दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी। दादा और पिता हैदराबाद के बड़े धाकड़ राजनेता थे। शहर में परिवार का सियासी रसूख आजादी के बाद से ही था, लेकिन वो किस्सा ओवैसी के मंसूबों से अभी अलग था। विजय ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद कुछ ऐसा हुआ जो ओवैसी ने कानून की पढ़ाई लंदन जाकर पूरी करने का फैसला किया। ओवैसी को बैरिस्टर बनने का ख्याल ऐतिहासिक वृत्तांतों को पढ़ते हुए परवान चढ़ा। लंदन का लिंकन्स इन वहां के बैरिस्टर चैम्बर्स के उन 4 संस्थानों में शामिल है, जिसकी एक शाखा में महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की डिग्री ली। महात्मा गांधी का दाखिला चैम्बर के इनर टेम्पल में हुआ था। ओवैसी का एडमिशन लिंकन्स इन में हुआ था, जहां से मोहम्मद अली जिन्ना ने भी वकालत की पढ़ाई की। ओवैसी 2 साल तक लंदन में रहे और इस दौरान अपनी पढ़ाई का खर्च खुद नौकरियां करते हुए उठाया। ऐसा नहीं कि ओवैसी परिवार के पास पैसे की कमी थी या कोई मजबूरी थी, लेकिन विदेश प्रवास के दौरान यह फैसला खुद ओवैसी का था। पढ़ाई लिखाई के साथ नौकरी करने का और इसका व्यवहारिक अनुभव भी हासिल किया गया। 1992-93 के दौर में असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर की डिग्री लेकर हिंदुस्तान वापस आ गए। अब बारी थी वकालत के क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने की। लेकिन क्रिकेट की तरह यह भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि 1 साल के भीतर ओवैसी के सफर का रुख सियासत की ओर मुड़ गया। वो सियासत जो हैदराबाद में ओवैसी परिवार की पहचान हुआ करती थी, विवादों के घेरे में ही सही, यही असदुद्दीन ओवैसी की विरासत थी। 1994 में ओवैसी अपने पिता सुल्तान सलाहुद्दीन की बनाई पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंच गए। He was a governor of 4 different states and he was a man of conviction. 25 साल के असदुद्दीन ओवैसी आंध्र प्रदेश के सबसे युवा विधायक बने। वो पढ़े लिखे थे, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर जबरदस्त पकड़ के साथ कानून और इतिहास की भी जानकारी अच्छी खासी थी। लेकिन दाव पेच से भरी सियासत की दुनिया में ओवैसी का इम्तिहान कुछ और था। सियासत की दुनिया में जिस विरासत के साथ आए थे ओवैसी, उसकी पहचान सिर्फ एक शहर के दायरे में एक खास समुदाय से जुड़ी थी। इसे सर्वमान्य बनाने का संघर्ष ओवैसी के सामने लंबा होने वाला था। 1990 के जिस दशक में विधायक बने थे असदुद्दीन ओवैसी, वो हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे उथल पुथल भरा दौर था। उत्तर में कश्मीर अशांत, बाकी के देश में अयोध्या विवाद के बाद राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण। उस दौर में ओवैसी जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उसकी तो विरासत ही एक सांप्रदायिक पार्टी की थी। वो पार्टी बनी तो आजादी से भी पहले थी, लेकिन नए हिंदुस्तान के दौर में उसकी भूमिका नए सिरे से तैयार करनी थी, क्योंकि जो इतिहास था वो कई सारे विवादों से भरा था। हम किसी के बाप से नहीं डरते। मैंने तो जिना के पैगाम को ठुकराया। मैं भारत को अपना देश माना। आज के असदुद्दीन ओवैसी के पीछे जो सियासी विरासत झांकती है, वो हैरान करने वाली है। ओवैसी आज जिस मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी करते हैं, उसकी स्थापना तो 1930 के दशक में हो गई, लेकिन उसका
रजाकार यूं कहें कि निजी सेना पूरे हैदराबाद में उत्पात मचाए हुए थी। मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान के साथ जाने को लेकर उकसाने के साथ एमआईएम के रजाकार गैर मुस्लिम आबादी पर लगातार हमले कर रहे थे। 13 सितंबर 1948 जब हैदराबाद में घुसी हिंदुस्तान की सेना, जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, आखिरकार सरदार पटेल ने हैदराबाद में सेना भेजने का फैसला किया। 4 दिन के भीतर निजाम के महल पर सेना का कब्जा हुआ और हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में हो। सरकार ने उसी साल एमआईएम पर सख्त पाबंदी लगाई। 10 साल बाद 1957 में एमआईएम का संस्थापक कासिम रिजवी तो पाकिस्तान चला गया, लेकिन एमआईएम की कमान ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी को सौंप दिया। तब तक एमआईएम की गतिविधियां काफी हद तक सुधर गई थी। सरकार ने भी 1957 में ही इस पर से पाबंदी हटा ली, लेकिन अक्टूबर 1957 की कुछ सभाओं में अब्दुल वहीद ओवैसी ने कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिनके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम समुदाय को देश के खिलाफ भड़काने और बगावत के आरोप में अब्दुल वहीद ओवैसी पर देशद्रोह का मुकदमा चला। 11 महीने की जेल के बाद उन्हें रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल वहीद ओवैसी का रुख नरम हुआ। पार्टी की कमान तो उनके हाथ में रही, लेकिन चुनावी राजनीति में अपने बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी को उन्होंने आगे किया। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन पढ़े लिखे और सुलझे हुए शख्स थे। उन्होंने उकसाऊ भाषणों की राजनीति से अलग मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पैठ बनानी शुरू किया। इसका नतीजा हुआ 1960 में पहली बार नगर पालिका चुनाव जीतने के बाद 1962 से 2 बार विधायक रहे और 1984 के बाद लगातार 7 बार सांसद। इस लोकप्रियता की बदौलत सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सलारे मिल्लत कहे जाते रहे। उनकी छवि भले ही एक सांप्रदायिक पार्टी के नेता की रही, लेकिन तेलुगु देशम और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने कई बार उनके साथ गठबंधन बनाया। एमआईएम की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री इसी दौर में होती है। 1994 में चार मीनार सीट से 2 बार विधायक, मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार, और 2004 में हैदराबाद सीट के सांसद इसी विरासत की बदौलत चुने। The left front people say that the Hindus are against this deal, the Dalits are for this deal. Why only Muslims are being targeted over here? तब संसद में ओवैसी कम बोलते थे, लेकिन हैदराबाद की सभाओं में वो भी मशहूर थे कि भारत के गरीबों को तकलीफ पहुंचाना। अपने आग उगलते भाषणों के, हालांकि उनकी छवि छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के मुकाबले एक नरमपंथी की रही, लेकिन आने वाले दिनों में यह जुबान सियासत में ज्यादा चलने वाली थी। तो बता रहा हूं कि डंडा भी हमारा है, झंडा भी हमारा है, मुल्क भी हमारा है। राजनीति में आने के बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी विरासत के हिसाब से नरमपंथी माने जाते रहे हैं। अपने दौर के हर मुद्दे पर अपनी बात रखना, सवाल उठाना और कई बार सभाओं में आक्रामक हो जाना। ओवैसी अपने इस अंदाज के साथ मुस्लिम नेता के रूप में लोकप्रिय होते चले गए। इस रूप में उन पर तमाम टीका टिप्पणियां भी हुई। विरोधियों ने उन्हें आजाद हिंदुस्तान का जिन्ना तक कहा। आखिर हैदराबाद में वो कहे भी जाते हैं नकीबे मिल्लत यानी कौम का रहनुमा। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, द लेफ्ट फ्रंट पीपल। 2004 में जब हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, तब हर कोई उस युवा नेता को लेकर संशय से भरा हुआ था। ओवैसी खानदान का वारिस और इकलौता सांसद आखिर केंद्र की राजनीति में क्या करवट लेगा? ऐसे सवालिया निशानों की वजह थी ओवैसी की सियासी विरासत और सांसद बनने से पहले हैदराबाद की सभाओं में गरजती हो। इसी तेवर की वजह से साल 2005 में उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो गया। मामला था मेडक जिले में सड़क अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मस्जिद ढहाए जाने का, जिसके विरोध में ओवैसी की पार्टी ने जमकर हंगामा मचाया। ऐसे प्रदर्शनों में खुद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे।
मामले में ओवैसी पर दंगे भड़काने और आपराधिक धमकियां देने का आरोप लगा। मामला अदालत तक पहुंचा और 8 साल बाद ओवैसी को 14 दिन की जेल हुई। तब तक हैदराबाद से दूसरी बार सांसद चुने जा चुके थे ओवैसी। केंद्र की राजनीति में उनकी सुर्खियां 2008 से ही एक सूझबूझ वाले नेता की बनी थी। तब न्यूक्लियर डील मामले को लेकर वाम दलों ने यूपीए सरकार से अलग होने का फैसला किया था। संसद में उस पर लंबी डिबेट चली। तब मुलायम सिंह जैसे नेताओं ने कहा था देश के मुसलमान अमेरिका से इस डील का विरोध कर रहे हैं। तब ओवैसी ने कुछ ऐसे तर्कों के साथ मुलायम सिंह का विरोध किया था। I would like to know that this canard that is being spread, that Muslims are against this deal. I would like to know why didn't the Chief Minister of Uttar Pradesh, the left front people say that the Hindus are against this deal, the Dalits are for this deal. Why only Muslims are being targeted over here? Why is it that we are being put on the spot over here? पहले संसदीय काल में ओवैसी का वो बयान चौंकाने वाला था। बात किसी के समर्थन या विरोध की नहीं थी, बल्कि ओवैसी की छवि एक ऐसे नेता की थी जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय और उसके हितों की बात करता है, उन्हीं की राजनीति करता है और उन्हीं की बदौलत चुनाव जीतता है। संसद में ओवैसी कई बार अपनी इसी छवि से लड़ते हुए दिखे। वैसे जमीनी तौर पर यह हैदराबाद की हकीकत भी है। असदुद्दीन ओवैसी घर घर में वहां रहनुमा की तरह देखे जाते हैं। ओवैसी व्यक्तिगत तौर पर पूरे इलाके के लोगों की समस्याओं में दिलचस्पी लेते हैं। हैदराबाद में होते हैं तो पार्टी मुख्यालय में 3 से 4 घंटे बैठते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान फौरन करने का इंतजाम करते हैं। इसी छवि की बदौलत ओवैसी युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। सियासत की दुनिया में व्यस्त रहने के बीच भी खुद को फिट रखते हैं। कई बार इसका मुजाहरा सार्वजनिक मंचों पर भी करते हैं। यह सिलसिला क्रिकेट और लंदन प्रवास के दिनों से ही चलता आ रहा है, लेकिन सियासत की व्यस्त दिनचर्या में रोजाना व्यायाम की अहमियत नहीं भूलें। खुद फिट रहते हैं, युवाओं को फिट रहने का संदेश देते हैं और इस बहाने सहज ही लोगों से जुड़ते हैं। ये ओवैसी की खास अदा बन चुकी है और इसी अदा की बदौलत लोकप्रिय इतने कि 2009 में ओवैसी न सिर्फ हैदराबाद से दोबारा सांसद चुने गए, बल्कि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में हैदराबाद की 7 सीटें उनकी पार्टी के खाते में चली गई। ओवैसी की बदौलत एमआईएम के इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत साबित हुई। हैदराबाद में पार्टी का रसूख तो निजाम के जमाने से ही था, लेकिन 7 विधानसभा सीटों पर जीत ने ओवैसी की ताकत और बढ़ा दी। हैदराबाद में भी और संसद की बहस के दौरान ओवैसी की दलीलों में। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मुस्लिम हितों को लेकर ओवैसी का विरोध तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। लेकिन सत्ता बदलने के 5 सालों में ओवैसी की छवि कितनी बदली, यह देखना भी बेहद दिलचस्प है। ओवैसी की यह राजनीति सिर्फ छवि बदलने की है या फिर लक्ष्य कुछ और है? ओवैसी कहते हैं राजनीति में किसी खास समुदाय का नुमाइंदा बनने में बुराई क्या है। आखिर जिस कौम की बात रखने वाले न हो उनकी आवाज बनने में गलत क्या है। दलील वाजिब भी है, लेकिन आज भी ओवैसी की छवि कहीं ना कहीं वैसी ही है। बेबाक बयानी उनका अंदाज है, तो यह अक्सर उनकी आलोचना की सबसे बड़ी वजह भी है। तुम कहो शाखों पर फूल फलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे। इस झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अपने आक्रामक तेवरों और कौम परस्त छवि के बीच असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में सबसे सलीकेदार सांसद का खिताब हासिल कर चुके हैं। 2013-14 के दौर में उनकी सक्रियता संसद में पूछे गए उनके 1000 से ज्यादा सवालों से समझी जा सकती है। लेकिन सभाओं में वो सलीका कहां चला जाता है ओवैसी का? वो मंच से इतने उग्र क्यों हो जाते हैं? कई बार बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल क्यों करने लगते हैं? ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते वाला एक्टर
जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता। मुलायम सिंह ख्वाब देख रहा है, गैर जरूरी अपने आप को मौलाना मुलायम, मौलाना मुलायम। ये मौलाना नहीं है बल्कि आरएसएस की चड्डी पहना हुआ मुलायम सिंह है। इसको शिकस्त देना है आजमगढ़ की आवाम को, और आजमगढ़ की आवाम को बताना है कि आजमगढ़ शिबली की सरजमीन है। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ये परमानेंट कैपिटल की बात मत करो चिरंजीवी, परमानेंट कैपिटल यूटी की बात मत करो। तुम बच्चे हो अभी, तुम शूटिंग करते करते कूद के वहां चले गए। सियासत से लेकर सिनेमा की बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ आक्रामक बयानों को लेकर कई बार कानूनी मामलों में फंस चुके हैं ओवैसी, लेकिन उनके तेवर नरम पड़े ना ये अंदाज बदला। तो क्या ये ओवैसी की सोची समझी रणनीति है या सियासत के मैदान पर अपनी आवाज के साथ अकेले होने का आक्रोश? लेकिन ये सच भी है कि ओवैसी अपनी पार्टी लाइन नहीं बदलती। जाहिर तौर पर मुख्य विरोध उनका बीजेपी और दक्षिणपंथी राजनीति के तमाम संगठनों से है, लेकिन इसके खिलाफ खड़ी होने वाली सेकुलर पार्टियों से भी कुछ खास इत्तेफाक नहीं रखते हुए। बिहार से लेकर यूपी और हाल में झारखंड तक के चुनावों में ना तो उन्होंने किसी से गठबंधन किया, ना ही किसी के लिए अपने उम्मीदवार पीछे किए। इसकी वजह से कई बार उन पर आरोप लगते हैं वोट कटवा पार्टी। खासकर यूपी चुनाव के नतीजों के बाद ओवैसी पर ऐसे आरोप लगे तो सार्वजनिक मंच से तिलमिला उठे कि तुम में ताकत नहीं है मोदी से मुकाबला करने की, तुम में सियासी सोच नहीं है मोदी से मुकाबला करने की, तुम में हिम्मत नहीं है बीजेपी से मुकाबला करने की, तुम्हारे पास स्टेमिना नहीं है, तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी नहीं है, और तुम अपनी कमजोरियों का, अपनी बर्बादी के तमाम तुम्हारे अफसाने तुम मेरी कदमों में लाकर रख रहे हो। इसी तरह कांग्रेस के साथ उनका विरोध जगजाहिर है। ओवैसी की नजर में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों के साथ सिर्फ बातें की, उनके वोटों के लिए राजनीति की, कभी उनकी आवाज नहीं बन पाई। रही बात सत्ताधारी बीजेपी की, पार्टी ओवैसी को कई बार देश का दूसरा जिन्ना तक कह चुकी है। आरोप ये कि ओवैसी सिर्फ एक समुदाय की बात करते हैं, इन्हीं के लिए खड़े होते हैं। वो इतने कट्टर है कि मजहब के मामले में 3 तलाक जैसे कानून को भी दखलंदाजी मानते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ लगे ये आरोप कई मौकों पर खारिज करते दिखे ओवैसी, संसद में भी और सार्वजनिक मंचों से। अव्वल तो वो तलाक को ही गुनाह मानते हैं, शिकायत उन्हें 3 तलाक के कानून में एक तरफा मुकदमे से है। ऐसे तमाम कानूनों के खिलाफ संसद में ओवैसी खड़े हुए। कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ तनातनी सुर्खियों में रहे। फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश। संसद के बाहर भी ओवैसी एनआरसी और सीए के खिलाफ एक मुसलसल आवाज बन चुकी है। इसके विरोध में प्रदर्शन के साथ चुनावी मंचों से हमले लगातार करते दिखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता पूरे मुल्क में एनआरसी हो जाता है तो जो नॉन मुस्लिम रहेंगे उनको भी बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा, और कई अरसे के बाद उनको शायद सिटीजनशिप मिल जाए, मगर मुसलमान को नहीं मिलेगी। इसलिए कि आपका हमारा ताल्लुक, मुसलमान को CAA में निकाल दिया गया। इस्लाम है ही नहीं CAA में। ये रूल्स बनाएंगे, इतना आसान रूल बनाएंगे कि अगर आप गैर मुस्लिम है तो सिर्फ लिख के दे दो कि आपका यहां से कनेक्शन था, वहां से था। रूल्स, अब तक रूल्स नहीं बनाए, गजट नोटिफिकेशन इशू और रूल्स नहीं बनाए। और होगा क्या कि हो सकता है कि डिटेंशन सेंटर में किसी को जिंदगी गुजारना पड़ेगा। इसी मोदी सरकार ने सर्वे किया था कि इंडिया में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल और भी रखते हैं ओवैसी, उन पर सिर्फ इस्लाम परस्त होने का आरोप न लगे। अपने भाषणों में कहते सुने जाते हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है,
बल्कि उनकी लड़ाई हिंदुत्व की राजनीति से। वो मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग करते हैं तो दलितों के कल्याण और उन पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाते हैं। इसके साथ एक अपील पाकिस्तान से भी कर डालते हैं। लेकिन क्या ओवैसी के ये बयान उन्हें सियासत में सर्वमान्य बनाने के लिए काफी है? मौजूदा सरकार के विरोध में पार्टियां तो तमाम, लेकिन ओवैसी को कोई न कोई शिकायत हर किसी से। तो फिर इस सियासत का मंसूबा क्या है? ये सवाल तमाम सियासी सक्रियताओं के बीच असदुद्दीन ओवैसी के सामने खड़ा है।